नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी प्यारे भाई बंधुओं का। साथियों, आज से हम शुरू करने वाले हैं मॉडल पेपर यूपी टेट एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी के बेहतरीन मॉडल पेपर हम आज प्रैक्टिस करेंगे। डेली शाम को 8 बजे हमारे यनस शिक्षा यूट्यूब चैनल पे शाम को 8 बजे जुड़ना न भूलें, क्योंकि यह बेहतरीन मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम्स के लिए साथी वाक़ई में एक बेहतरीन और रामबाण साबित होने वाला है। फटाफट से हम बिना देरी करते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बेहतरीन क्वेश्चन से जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, तब तक हम यहाँ पे बेहतरीन मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करते रहेंगे। कम से कम मान के चलिए 7, 8, 10 मॉडल पेपर हम करने वाले हैं। अगर आप इनको देखते हैं तो वाक़ई में आप अपने लेवल को समझ सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स में किस प्रकार के, किस टाइप के, कैसे क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट के साथ आप कैसे कितने स्पीड से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, सारी चीज़ों का पता आपको आसानी से चलने वाला है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला है अपठित गद्यांश से। गद्यांश को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पे देना है। तो हम फटाफट से गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देते हैं। और इसी के साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करेंगे। गद्यांश है कि साहित्य का आधार, गद्यांश क्या कहता है कि साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियां मीनार और गुंबद बनते हैं। लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है जीवन। परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह होता है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य को मनुष्य के सामने जवाबदेह होना होता है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज करता है। क्या करता है? जीवन पर्यंत आनंद की खोज करता है। किसी को वह रत्न और द्रव्य में मिलता है और किसी को भूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, लेकिन साहित्य का आनंद इतना आनंद से ऊंचा है कि जिसका आधार क्या है? सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाता है वही आनंद उसी आनंद को दर्शाना वही आनंद उत्पन्न करता है जो साहित्य का उद्देश्य है। तो सिंपल सी चीजें हैं, कुछ इधर उधर की चीजें थी, बट फटाफट से हम जो इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम उनकी प्रैक्टिस करने वाले। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो साहित्य और जीवन में मुख्य क्या संबंध है। तो साहित्य और जीवन में मुख्य क्या संबंध है, पहली ही लाइन में हमने देखा, मुझे याद है साथी। साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से राइट आंसर जो होगा, तो यहाँ पे देखेंगे जो राइट आंसर होगा कौन सा वाला होगा? साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाए। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सच्चा आनंद क्या है? सच्चा आनंद क्या होता है? सुंदर और सत्य। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाए। सुंदर और सत्य सच्चा आनंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था सुंदर और सत्य। कहाँ पे? सुंदर और सत्य। ये देखेंगे सुंदर और सत्य। सच्चा आनंद क्या है? सुंदर और सत्य से मिलता है। सुंदर बोलो और लेकिन सच्चा। अगला है तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि साहित्य किसके प्रति जवाबदेह होता है? साहित्य किसी के प्रति? मनुष्य के केवल प्रति। साहित्य मनुष्य के प्रति जवाब होता है। ऑप्शन नंबर बी सी वाला करेक्ट हो जाएगा, मनुष्य के प्रति जवाबदेह होता है। गद्यांश के अनुसार परिमित शब्द का सही विलोम क्या होगा? परिमित, परिमित यानी एक सीमित होती है जो निश्चित होता है, और इसका हो जाएगा अपरिमित। क्या हो जाएगा? अपरिमित यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित हो जाएगा। सीमित का होता है असीमित, सीमित का क्या हो जाएगा? असीमित विलोम होता है। मर्यादित अमर्यादित, नियंत्रित अनियंत्रित, परिमित हमने आपको बताया ही दिया, अपरिमित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बुनियादी शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? बुनियादी एक प्रकार से किसी चीज का ढांचा होता है, रूपरेखा होता है, नींव होती है, आधार होती है, जड़ होती है। एक प्रकार की नींव होती है, आधार होती है, जड़ होती है, लेकिन प्राचीर नहीं होता। क्या होता है? प्राचीर नहीं होता। प्राचीर किसको कहते हैं? दीवार को कहते हैं, किलेबंदी को कहते हैं, घेरेबंदी को कहते हैं। बट ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, छठा क्वेश्चन। यहाँ से व्याकरण और साहित्य से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। साथ ही जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये संस्कृत का क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर फिर भी हम जानेंगे। यहाँ पे दिया होगा वाग वागर्थाविद संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तयते। यहाँ पे बताना है रघुवंश एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, और ये बताना है कि यह ये क्या है, पंक्ति है, इसमें कौन सा अलंकार है। यह रघुवंश से ली गई है। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास। और कालिदास जी को उपमा अलंकार का क्या माना जाता है? सम्राट माना जाता है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का सम्राट किसे माना जाता है? तो कालिदास को माना जाता है।
तो यहाँ पे देखेंगे जब वाग अर्थ विद इव, यहाँ पे आएगा साथी इव। जब हम इसको शब्दों को अलग अलग करेंगे, इव एक प्रकार से क्या दर्शाता है, समानता। और उपमा में समानता तुलना की बात होगी, वहां पे उपमा अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ई। ये क्या है साथी, वाचक शब्द है। कैसा शब्द है, वाचक शब्द है, वाचक शब्द, वाचक शब्द है। आपको ध्यान में थोड़ा सा इतना तो रखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास, अगर दोनों पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। वहीं पे पूछा जाए अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, किसका अपभ्रंश का भवभूति, पुष्पदंत को कहा जाता है। आपको याद रखना है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं अक्सर जो एग्जामों में पूछ ली जाती है, जिसका नाम है महापुराण। क्या नाम है साथी, महापुराण नाम है। जश जशहर चर्यु, जशहर चर्यु प्रसिद्ध इनका महाकाव्य है। आपको ध्यान में रखना है, अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। वहीं पे अगर बात की जाए अपभ्रंश जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था साथी, पतंजलि ने किया। पतंजलि किसने किया था, पतंजलि ने किया था। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य है। क्या है, महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि का प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभाष्य, इसमें अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8 है। रामायण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। साथी ये एक ऐसा शब्द है जिसमें व्यंजन संधि और स्वर संधि का दीर्घ संधि दोनों इसमें मिलता है, क्योंकि यहाँ का जो न का ढ में परिवर्तन, ये रूल किसमें आता है, ये रूल व्यंजन संधि का है। और यहाँ पे देखेंगे म में अ और अ का मेल किया बनाता है, आ बना देता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें अगर संधि पूछी जाएगी तो दीर्घ और व्यंजन दोनों संधि होगी, दीर्घ और व्यंजन दोनों संधि होगी। आपको ध्यान में रखना है, बट ऑप्शन में कभी दोनों आपको नहीं दिया जाएगा, बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, आपको बताना है। छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद होते हैं। तो उन्हीं छंदों में से बताना है कि छंद में के छंदों के प्रकार में से बताना है कौन सा छंद है। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोठा होता है। इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं, विषम चरणों की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें भी होती हैं 13-11 मात्राएं, विषम चरणों की बात कर रहा हूँ। रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पे यति होता है यानी विराम होता है। चौपाई में साथ ही 16-16 मात्राएं होती हैं। ये जो पंक्ति है करत करत अभ्यास, ये एक प्रसिद्ध कवि हैं, कवि वृंद जिनका नाम है, और इसी से ली गई है। इनकी जो रचना है वृंद सतसई, वृंद सतसई, इस प्रसिद्ध रचना से यह पंक्ति ली गई है। और यह साथी क्या है, दोहा है। ये क्या है, दोहा है। हर एक विद्यार्थी को यह दोहा याद रहना चाहिए, एक दोहा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वर्ण दंत ओष्ठ है। क्या ब, म, व, फ। ये साथी नवीन विकसित ध्वनि है। क्या है, नवीन विकसित ध्वनि है। नवीन जो विकसित ध्वनियां हैं, जैसे आपके सामने वह हो गया, इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, तो दंत ओष्ठ से होता है। किससे होता है, दंत ओष्ठ से होता है। आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए नवीन विकसित फ, इसका भी उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ से होता है। बाकी जो प वर्ग के, यहाँ पे जो प वर्ग दिया हुआ है, ये सभी व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ओष्ठ से होता है। इसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। नवीन विकसित ध्वनि जिसका नाम है ज, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत होता है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से होता है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग प्रत्यय का सही वर्गीकरण क्या है। ये एक ऐसा शब्द है जहाँ पे 2 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 2 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको ध्यान में रखना है। क्या पता कोई पूछ दिया जाए कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें 2 उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अ, धन प्रति, धन आशा, धन इत। आशा मूल शब्द है, इति प्रत्यय है, और अ और प्रति क्या हो जाएगी, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसमें प्रति और आशा में कौन सी संधि हो जाएगी साथी, तो यण संधि हो जाएगी। य और व के पहले आधा अक्षर होता है, तो वहाँ पे यण संधि हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। वह कल अवश्य आएगा, इस वाक्य में अवश्य किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है। अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं, हालांकि कुछ विद्वान 5 मानते हैं।
पांचवा कौन सा है साथी? निपात है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जिसमें पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। जो क्रिया के काल का बोध कराए, जैसे आज, कल, परसों, ये क्या हो जाएंगे? क्रिया कालवाचक हो जाएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के रीति यानी ढंग या तरीके का बोध कराए, वो क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे अचानक, जैसे आवश्यक है, क्या है? आवश्यक है, अचानक है, सचमुच, ध्यानपूर्वक, ये सब रीति हैं, क्रिया के ढंग या तरीकों का बोध कराता है। स्थानवाचक क्रिया के कहीं जाने के स्थान का बोध हो, जहां तहां, यहाँ वहां, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया के मात्रा का जहां पे बोध होगा, वहां पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, मात्रा की बात हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। सूफी काव्य धारा के कवि जिनका नाम है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत की भाषा क्या है? आपको बताना है। पद्मावत की भाषा क्या है? इसकी रचना साथी कब होती है? 1540 में होती है। इसकी जो भाषा है ठेठ अवधी है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायसी जी की कुछ प्रसिद्ध अन्य रचनाएं, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे हो गया अखरावट, अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, कहरनामा, कहरनामा, चित्ररेखा, चित्ररेखा, ये सब जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। यह प्रथम कनक का अर्थ अगर धतूरा है, तो द्वितीय कनक का अर्थ क्या होगा? यही आपको बताना है। प्रथम कनक का अर्थ, इसमें साथी कौन सा अलंकार होगा, ये भी आपको बताना है। कौन सा अलंकार होगा, ये भी आपको बता देना है। तो यहाँ पे एक शब्द 2 बार प्रयुक्त और दोनों बार जहाँ पे अर्थ अलग हो जाए, वहां पे यमक अलंकार होता है। एक कनक का अर्थ धतूरा, तो दूसरे का हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर बी वाला 100% श्योर है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जामों में साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। कवि का स्त्रीलिंग के रूप में भी पूछ सकते हैं, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। और शुद्ध वर्तनी भी अक्सर पूछ ली जाती है एग्जामों में, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। युयुत्सु शब्द का सही अर्थ क्या होगा? क्या दूसरों को हंसाने वाला होगा, या युद्ध करने की इच्छुक, या मोक्ष की इच्छा रखने वाला, या सदा सत्य बोलने वाला? जो सदा सत्य बोलता है उसको हम कहते हैं सत्यवादी। क्या बोलते हैं? सत्यवादी। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। और जो युद्ध करने में इच्छुक हो, युद्ध करने की इच्छा हो जिसकी, उसको कहते हैं युयुत्सु। और दूसरों को जो हंसाने वाला होता है, जो दूसरों को क्या होता है साथी, हंसाने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? आप कमेंट में बताएं। दूसरों को हंसाने वाला को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताएं। इसको क्या कहते हैं? विदूषक एक प्रकार से कहते हैं। क्या कह सकते हैं? विदूषक कह सकते हैं, या मस्खरा भी कह सकते हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में क्या बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण एक पद विशेष होगा। तुलना की बात होगी, विशेषण विशेषता की बात होगी, वहां पे कर्मधारय समास होगा। जैसे नील कमल, नील कमल, यहाँ पे कमल की विशेषता क्या है? नीला है। चंद्र मुख में कौन सा समास हो जाए? कर्मधारय। तत्पुरुष समास में साथी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान। इसके अलावा कारक जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। ये कुल 6 प्रकार के होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची। अष्टाध्यायी में अष्ट क्या है? अष्ट यानी 8 अध्याय हैं जिसमें अष्टाध्यायी, वहां पे द्विगु समास हो जाएगा। पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। चौराहा, तिराहा, चवन्नी, अठन्नी, ये सब में कौन सा समास है? द्विगु समास। बहुव्रीहि समास यानी तीसरा अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान होता है। भगवान जी के जो प्रायः नाम होते हैं, जैसे त्रिनेत्र अगर आपसे पूछा जाए, तो त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र हैं, जिसके अर्थात शिव जी से संबंधित है, वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आदिकाल को क्या नाम दिया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का नाम क्या दिया है? तो आदिकाल जो नाम दिया है वो किसने दिया है? तो वो हजारी प्रसाद ने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया है
वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। सिद्ध सामंत काल किसने दिया है साथी? राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन ग्रियर्सन व राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा नाम दिया है चार। प्रारंभिक काल किसने नाम दिया साथियों? तो मिश्र बंधु ने नाम दिया। किसने दिया? मिश्र बंधु, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। शशांक शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची को आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। पर्यायवाची से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलेंगे और विलोम को भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। तो यह शशांक किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मयंक, मयंक पूछा जाए, शशि पूछा जाए, शशि पूछा जाए, सुधांशु पूछा जाए साथी, सुधांशु पूछा जाए, इसके अलावा सुधांशु हो गया, हिमांशु पूछ दिया जाए, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के। सूर्य के जो पर्यायवाची शब्द हैं जिसे कहते हैं भास्कर, कहते हैं भास्कर, दिनकर, दिनकर, दिवाकर, भानु, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। किरण को क्या कहते हैं? अंशु कहते हैं। क्या कहते हैं किरण को? अंशु। रश्मि क्या कहते हैं साथी? रश्मि कहते हैं। प्रभा कहते हैं। ये सब किरण के पर्यायवाची हैं। बादल के जो द द द वाले शब्द होते हैं, जैसे जलद हो गया, नीरद हो गया, तोयद हो गया, मेघ हो गया, घन हो गया, नीरद हो गया, तोयद हो गया, जलद हो गया, वारिद हो गया, ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस संत कवि की है? ये आपको बताना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, क्या यह कबीर दास की है, गुरु नानक की है, या रैदास या रविदास की है, या दादू दयाल की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह प्रसिद्ध जो पंक्ति है अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, जिसके जो रचनाकार हैं कौन है? रैदास जी। कबीरदास जी की एक पंक्ति है जिसका नाम है नया बीच नदियां डूबती जाए। क्या है? नया बीच, नया बीच नदियां, नदियां डूबती डूबती जाए, नया बीच नदियां डूबती जाए, ये किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास जी की है। आपको ध्यान में रखना है। पंक्तियों के आधारित साथी हमने ऑलरेडी 2-3 क्लास कर रखा है। रचनाओं पे आधारित हमने क्लास कर रखी है, करा रखी है। अगर आप की रुचि है, आप लेना चाहते हैं तो आप जाके ले सकते हैं। यूपी टेट हिंदी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से कुछ क्लासेस पढ़ी हैं, आप जाके आसानी से देख लेंगे और अपने नंबर पक्के करके जरूर आएंगे। यहाँ पे बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत का रूपांतरण हिंदी में होता है, हिंदी में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कूप हो गया, उलूप हो गया, ओझा हो गया, पुस्तक। कूप साथी कैसा शब्द है? तत्सम है। इसका हो जाएगा कुआं। क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। उलूप का क्या हो जाएगा? उल्लू, उल्लू हो जाएगा। ओझा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक का हो जाएगा पोथी, पुस्तक का हो जाएगा पोथी। ओझा का अगर आपसे तत्सम पूछा जाए, ओझा का आपसे तत्सम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? उपाध्याय। क्या हो जाएगा? उपाध्याय हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है कि वीरों का कैसा हो वसंत, इस प्रसिद्ध कविता की कवित्री कौन है? क्या महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, या मीरा बाई जी हैं? फटाफट से बताएं। वीरों का कैसा हो वसंत, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि खिलौने वाला, खिलौने वाला, या आपसे पूछा जाए जलिया वाला बाग का बसंत, जलिया वाला बाग का वसंत, बाग में वसंत ऐसा है, जलिया वाला बाग में, जलिया वाला, जलिया वाला बाग में वसंत ऐसा पूछा जाए, जलिया वाला है, जलिया वाला बाग में वसंत, ये किसकी है कविता? खिलौने वाला पूछा जाए, जलिया वाला बाग में पूछा जाए, या पूछा जाए आपसे ठुकरा दो, ठुकरा दो, ये क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी भी अगर आपसे पूछा जाए, वीरों का कैसा हो वसंत, जलिया वाला बाग वसंत, खिलौने वाला, सब किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आपको याद रखना है। नीरजा निहार रश्मि यामा, ये किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। घृणा भाव, घृणा भाव किस रस का अस्थाई भाव है? सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि रस के कुल कितने भेद होते हैं, वो भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं? क्या घृणा भयानक का है, या विभत्स का है, या रौद्रस का है, या करुण रस का है? रस के कुल कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। लेकिन वहीं पे अगर भरत मुनि जी कह दें, भरत मुनि
भरत मुनि की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है, 8 ही रस बताए हैं। अगर आपसे पूछा जाए रस के अंग कितने हैं, तो रस के अंग आप बताएंगे 4 अंग हैं। पहला है अस्थाई भाव। पहला क्या है? अस्थाई भाव। इसकी कुल संख्या कितनी है? 9 है। कुल पूछा जाए तो आप बताएंगे वर्तमान में 11 हो गई है, पहले 9 थी। अस्थाई भाव। दूसरा साथी क्या हो गया? विभाव। तीसरा हो गया अनुभाव, और चौथा हो गया संचारी भाव। संचारी। आपको याद रखना है, घृणा साथी विभत्स रस का स्थायी भाव है। भयानक का क्या हो जाएगा? भय होगा। भयानक का क्या होगा? भय होगा। रौद्र का हो जाएगा क्रोध, और करुण का क्या हो जाएगा? शोक। करुण का क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा स्थायी भाव। श्रृंगार का क्या होता है? रति या प्रेम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, करण कारक या कर्म कारक? कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कारक के जो चिन्ह होते हैं, विभक्ति जो चिन्ह होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त होता है? के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसी के लिए प्रयुक्त होता है। जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाए या किसी को कोई वस्तु दी जाए तो वहां पे संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अपादान कारक का चिन्ह होता है शे, जो किसको दर्शाता है साथी? अलगाव को दर्शाता है, भय को दर्शाता है, तुलना को दर्शाता है, डर को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे लड़का पेड़ से गिरा, यानी पेड़ से जब गिरेगा तो वो अलग होगा। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। करक करण कारक का चिन्ह होता है से, जिसका अर्थ होता है के द्वारा के लिए प्रयुक्त होता है। जो साधन को, वजह को दर्शाता है, वहां पे करण कारक का चिन्ह होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? इसको आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, मृग नयनी में कौन सा समास है? क्या अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, या कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है? बताएं। मृग, मृग यानी एक प्रकार का हिरन। हिरन का पर्यायवाची होता है मृग, यानी मृग नयन यानी आंखों वाली। मृग यानी हिरन के समान आंखों वाली। यहाँ पे तुलना की बात हो जाएगी, विशेषता की बात है तो वहां पे कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। यानी मृग के समान, नयन वाली, आंखों वाली। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय उपसर्ग होता है। पहला उपसर्ग होता है पद। और जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, इन सब में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास हमने आपको बताया कि उत्तर पद प्रधान 6 भेद होते हैं, विभक्ति पद का लोप होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे अन्न और जल, माता और पिता, दाल और रोटी। ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। दोनों पद प्रधान होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अगला है क्वेश्चन, अर्ध स्वर। निम्न में से अर्ध स्वर आपको बताना है कौन से हैं अर्ध स्वर। निम्न में से अर्ध स्वर कौन से हैं? क्या यह वह है, ई और ऊ है, रील री है, या छ त्र है? छ और ज्ञ को क्या कहते हैं साथी? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ये कुल कितने होते हैं संयुक्त स्वर? 4 होते हैं। कौन से? छ होता है, छत्री वाला छ, त्र, ज्ञ, और क्या होता है? श्र होता है। 4 होते हैं संयुक्त स्वर। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। य और व को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। य व को अर्धस्वर कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, परिमल गीतिका के रचनाकार कौन है? अगर आपसे पूछा जाए परिमल रचना और गीतिका रचना के रचनाकार कौन है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि अड़िमा, अड़िमा, अर्चना, बेला, अनामिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, ये सब जो रचनाएं हैं, कुकुरमुत्ता, इसके अलावा आपसे पूछा जाए तुलसीदास, तुलसीदास, ये सब जो रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। परिमल, गीतिका, अणिमा, अर्चना, बेला, अनामिका, कुकुरमुत्ता, ये सब रचनाएं तुलसीदास, ये सब रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। आपको याद रखना है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं जैसे हो गया पल्लव, वीणा, वीणा हो गया, इसके अलावा क्या हो गया? गुंजन हो गया। पल्लव हो गया, वीणा हो गया, गुंजन हो गया। रामधारी सिंह दिनकर को डिप्टी राष्ट्रपति यानी दूसरे राष्ट्र कवि
के नाम से संबोधित किया है। इनकी जो रचनाएं हैं, कुरुक्षेत्र हो गया, क्या हो गया साथी, कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी हो गया, रश्मि रथी हो गया, उर्वशी हो गया। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू लहर झरना कामायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 15 है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द्रौपदी का चीर होना, द्रौपदी का चीर होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। साथ ही जो द्रौपदी का चीर होना, यानी एक प्रकार से ये ऐसी है जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीर हरण होता है, चीर हरण होता है, तो जब वो भगवान श्री कृष्ण को बुलाती हैं तो उनकी साड़ी जो होती है वो अनंत हो जाती है, यानी एक प्रकार से जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त न हो, असीमित हो। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी का चीर होना यानी ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त न हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, क्या साकेत है, कामायनी है, प्रियप्रवास है या लोकायतन है। क्या है, लोकायतन। लोकायतन किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रियप्रवास हरिऔध की रचना है, किसकी है, हरिऔध की है। और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो प्रियप्रवास को माना जाता है। कामायनी में सर्ग कितने हैं, 15 सर्ग हैं। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने उनकी रचना भारत भारती जब 1912 में प्रकाशित हुई थी, तो उस रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। अभिज्ञ, अभिज्ञ यानी एक प्रकार से जो जानने वाला होता है, और जो नहीं जानता कुछ भी उसको कहते हैं अनभिज्ञ। क्या कहते हैं, अनभिज्ञ कहते हैं। अज्ञ यानी जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहते हैं, विज्ञ, इसका विलोम होगा, उसको क्या कहते हैं, इसका विलोम। प्रज्ञ यानी एक प्रकार से जो चतुर होता है, क्या होता है, बुद्धिमान होता है, उसको कहते हैं बुद्धिमान या चतुर। बुद्धिमान या चतुर को कहते हैं प्रज्ञ, आपको ध्यान में रखना है। विलोम और पर्यायवाची आपको विशेष करके पढ़ के जाना है। ये था कुछ प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। बताएंगे कैसा था मॉडल पेपर, और आपका 30 में से कितना स्कोर बन रहा है ये भी आपको कहाँ बताना है, कमेंट में। कहाँ बताना है साथी, कमेंट में बताना है कि आपका 30 में से कितना स्कोर बना, और जो ये मॉडल पेपर था इसका लेवल कैसा था। फिर मिलेंगे कल की क्लास में मॉडल पेपर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद सारे, जय हिंद सभी साथी।